किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। वर्ष 2015-16 के दौरान 28 करोड़ टन से अधिक बागवानी फसलों का उत्पादन। मत्स्य क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाएंगे भारत नार्वे। अच्छे मानसून व नीतिगत पहल से खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन और सुअर की 4 नई संकर प्रजातियों का विकास। और अब समाचार विस्तार से। देश में 2015-16 के दौरान कुल 28 करोड़ 60 लाख टन बागवानी फसलों का उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2% अधिक था। जबकि इस दौरान किसानों ने प्याज और टमाटर की खेती पर ज्यादा जोर दिया और आलू के उत्पादन को 10% तक घटा दिया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी वर्ष 2015-16 के बागवानी फसलों के चौथे और अंतिम अग्रिम पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष के दौरान फलों का उत्पादन 9 करोड़ टन, सब्जियों का उत्पादन 16 करोड़ 90 लाख टन, प्याज का उत्पादन 2.09 करोड़ टन, आलू का उत्पादन 4.34 करोड़ टन और टमाटर का उत्पादन 1.87 करोड़ टन हुआ था। वर्ष 2015 के दौरान कुल 2 करोड़ 44 लाख से अधिक क्षेत्र में बागवानी फसलों की खेती की गई थी। वर्ष 2016-17 के पहले अग्रिम पूर्वानुमान के अनुसार देश में बागवानी फसलों का उत्पादन 28 करोड़ लाख टन होने का अनुमान है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2015-16 के दौरान 70 लाख टन मसालों का उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक था। इस दौरान फलों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में मात्र 1% बढ़ा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भारत की यात्रा पर आए नार्वे के कृषि मंत्री के साथ मत्स्य क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में दोनों नेताओं ने स्मार्ट मत्स्य प्रौद्योगिकियों के अलावा समुद्री उत्पादों के व्यापार पर भी चर्चा की। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि भारत और नार्वे के बीच मत्स्य क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा है और इस क्षेत्र में सहयोग के अभी आगे और बढ़ने की क्षमता है। दोनों देश जलवायु स्मार्ट मत्स्य तकनीकों के विकास और उन्हें पेश करने में सहयोग कर सकते हैं। इससे समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। नार्वे डेयरी और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में सहयोग पर भी विचार किया जा सकता है। कृषि मंत्री ने कहा है कि 2016 में मानसून के दौरान अच्छी वर्षा और विभिन्न नीतिक पहल के परिणाम स्वरूप आजादी के बाद इस बार देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। खेतीबाड़ी को आकर्षक बनाने और किसानों की आय को 5 वर्षों में दोगुना करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ठेके पर खेती के विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है, जिसमें नीति आयोग, राजस्व विभाग के अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। 2016-17 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 271.98 मिलियन टन तक अनुमानित हैं, जो कि 2013-14 के दौरान प्राप्त 265.04 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 6.94 मिलियन टन अधिक है। नासिक के लाल प्याज के बम्पर उत्पादन की जल्द ढुलाई को किसानों की मदद के लिए रेलवे आगे आया है। इसके लिए रेलवे ने सोमवार से एक अतिरिक्त मालगाड़ी का संचालन शुरू किया है। नई मालगाड़ी से प्याज ढुलाई की क्षमता में 30% की बढ़ोतरी होगी। नई मालगाड़ी नासिक से प्याज की ढुलाई के लिए मध्य रेलवे द्वारा संचालित मौजूदा 3 मालगाड़ियों के अतिरिक्त होगी। देश में सुअर के मांस की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को पाटने के उद्देश्य से वैज्ञानिकों ने देश के अलग अलग हिस्सों तथा जलवायु क्षेत्रों के लिए सुअर की 4 नई संकर प्रजातियां विकसित की हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की अखिल भारतीय समन्वित सुअर विकास के तहत रानी, आशा, झारसुख और मन्नुथी सफेद प्रजातियों का विकास किया गया है। इन प्रजातियों का विकास स्थानीय सूअरों के माध्यम से किया गया है, जिनकी विकास दर स्थानीय सूअरों की तुलना में काफी अधिक है तथा इनमें बीमारियों का प्रकोप कम होता है। ICAR के उप महानिदेशक ने बताया कि ICAR और राष्ट्रीय सुकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी के सहयोग से रानी का विकास किया गया है। स्थानीय प्रजाति घुंघरू और विदेशी नस्ल हैम्पशायर के क्रॉस से रानी को विकसित किया गया है। देश में व्यावसायिक सुअर पालन के लिए इसे उपयुक्त पाया गया है। इसी संस्थान में आशा का भी विकास किया गया है। डुरोक, हैम्पशायर और घुंघरू के क्रॉस से आशा को विकसित किया गया है। मांस की दृष्टि से इस प्रजाति को ज्यादा उपयुक्त पाया गया है। पशुओं के नस्ल सुधार और बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों के बावजूद देशी नस्ल की गाय औसतन प्रतिदिन 2 किलोग्राम से कुछ अधिक तथा विदेशी नस्ल की गाय लगभग 11 किलोग्राम दूध देती है।
देशी नस्लों की अवर्गीकृत गायें प्रतिदिन औसतन 2.29 किलोग्राम दूध देती है, जबकि वर्गीकृत देशी गायें 3.56 किलोग्राम दूध देती है। विदेशी नस्ल की गायें प्रतिदिन 10.85 किलोग्राम दूध देती है, जबकि संकर नस्ल की गायें 7.40 किलोग्राम दूध देती हैं। देशी नस्ल की भैंस प्रतिदिन औसतन 5.86 किलोग्राम दूध देती है, जबकि अवर्गीकृत भैंसें 4.04 किलोग्राम दूध देती हैं। 5 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग की ओर से बरसात के मौसम में कराए गए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण 2016-17 के आधार पर प्रमुख पशुधन उत्पादों को अनुमानित किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल दूध उत्पादन 5.22 करोड़ टन था, जो कि 2016-17 में बढ़कर 5.45 करोड़ टन हो गया है। इस प्रकार दूध उत्पादन में 4.38% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान दूध उत्पादन का लक्ष्य 16 करोड़ 37 लाख टन रखा गया था। गर्मी और बरसात के दौरान कुल उत्पादन 10 करोड़ 54 लाख टन हुआ। इस प्रकार इसने 64.38% की उपलब्धि हासिल की। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसान भाई फसलों तथा सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। गेहूं की फसल में अनावृत कंडुआ से रोगग्रस्त पौधों को बाल की झिल्ली फटने से पहले खेत से सावधानी पूर्वक निकालकर अन्यत्र ले जाकर जला दें, जिससे गेहूं की स्वस्थ बालियां प्रभावित न हो। चने की फसल में फली छेदक एवं सेमी लूपर कीट की रोकथाम के लिए मैलाथियान या क्विनालफॉस 25% का 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। उड़द की बुआई का उचित समय चल रहा है। किसान भाई इसकी उन्नत प्रजातियों में टाइप 9, नरेंद्र उड़द 1, आजाद उड़द 1, आजाद उड़द 2, उत्तरा तथा शेखर 2 की बुआई करें। यदि बीज शोधित ना हुए हों तो 2.5 ग्राम थीरम अथवा 2 ग्राम थीरम व 1 ग्राम कार्बेंडाजिम या 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। आइए अब रुक करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और जानते हैं कि अनाज व सब्जियों के औसत थोक भाव बाजार में किस प्रकार रहे। गेहूं लखनऊ में 1920 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1940 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1870 रुपए प्रति क्विंटल और आगरा में 1870 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चना लखनऊ में 7500 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 7400 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 7000 रुपए प्रति क्विंटल और आगरा में 7000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। चावल लखनऊ में 2225 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 2400 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2560 रुपए प्रति क्विंटल और आगरा में 2520 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। मसूर लखनऊ में 6125 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 5610 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 6400 रुपए प्रति क्विंटल और आगरा में 6000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। आलू लखनऊ में 600 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 470 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 400 रुपए प्रति क्विंटल और आगरा में 390 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। प्याज लखनऊ में 1100 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 840 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 900 रुपए प्रति क्विंटल और आगरा में 860 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। लहसुन लखनऊ में 9400 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 7600 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 7000 रुपए प्रति क्विंटल और आगरा में 7610 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। टमाटर लखनऊ में 650 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 515 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 400 रुपए प्रति क्विंटल और आगरा में 490 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। अदरक लखनऊ में 2620 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 2075 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2300 रुपए प्रति क्विंटल और आगरा में 2310 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। बैंगन लखनऊ में 850 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 940 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 550 रुपए प्रति क्विंटल और आगरा में 670 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। केला लखनऊ में 2000 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1390 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2000 रुपए प्रति क्विंटल और आगरा में 1820 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
नमस्कार। कृषि समाचार के बाद कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय समय पर हम अपनी फसलों में कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल के दौरान क्या क्या सावधानियां रखी जाएं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है कीटनाशकों के इस्तेमाल में सावधानियां। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर लल्लन सिंह यादव जी, जो कि बाराबंकी में जिला कृषि रक्षा अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कीटनाशक क्या होते हैं और इसके उपयोग में सावधानियां क्यों बरतनी चाहिए। किसान भाई जो अपनी फसलों से विभिन्न कीड़ों और रोगों से बचाने के लिए रसायनों का प्रयोग करते हैं, वो हमारे कृषि रक्षा रसायन होते हैं, उनको कीटनाशक कहते हैं जी। और चूंकि ये हमारे कीटनाशक जो है, इसमें हर कीटनाशक में किसी न किसी सीमा तक जहरीलापन होता है, तो इसको प्रयोग करने में इसलिए सावधानी रखना आवश्यक होता है। क्योंकि ये जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानी नहीं करेंगे तो कई बार किसान भाई हमारे नुकसान उठा जाते हैं। कई बार उनके शरीर में छू जाता है या उनके शरीर के सांस में अंदर चला जाता है या उनके मुंह में चला जाता है, तो उनको समस्या पैदा करता है और उनको नुकसान होता है। अच्छा, अगर इसका प्रयोग सही से नहीं किया जाए तो फसलों के साथ क्या क्या नुकसान हो सकता है? यदि चूंकि जो हर एक रोग या बीमारी के लिए एक संस्तुत कीटनाशक होता है, तो हमें जो संस्तुत कीटनाशकों का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि हम संस्तुत कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी फसल को नुकसान करते हैं। इसका सही समय क्या होता है प्रयोग करने का? मतलब सुबह में करें, दिन में या शाम में करें? जब किसान भाई कीटनाशक प्रयोग करने जाएं तो सबसे उपयुक्त समय होता है सुबह का समय या शाम का समय। और उसमें यह भी ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को कि उस समय हवा की गति जो है कम हो या हवा न हो, उस समय उसका प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, जैसे किसान भाई गए और हवा तेज चल रही है तो उस समय कैसे बचा जाए कि कम से कम नुकसान हो? यदि हवा चल रही है और किसान भाई रसायन का प्रयोग कर रहे हैं अपनी फसल में, तो उनको हवा की दिशा में जो है रसायन का छिड़काव करना चाहिए ताकि उनके ऊपर जो है रसायन न आवे। अच्छा, तो अगर जैसे आ जाता है रसायन तो उस समय क्या करना चाहिए सबसे पहले? कि अगर रसायन कहीं उल्टी दिशा में चला जाता है, हवा तेज चल रही है और या फिर शरीर को छू गया, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? किसान भाइयों को सबसे पहले सावधानी ये रखनी चाहिए कि जो है पूरा कपड़ा पहनना चाहिए, पूरे आस्तीन का और पैंट पहनना चाहिए और जो है जूता पहनना चाहिए, हाथ में दस्ताने लगाने चाहिए और चश्मा लगाना चाहिए, सर को भी ढक कर रखना चाहिए ताकि कोई भी जो रसायन है उनके सीधे संपर्क में न आने पावे। अच्छा, तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो कुल मिलाजुला करके क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस्तेमाल के पहले? जब किसान भाई कीटनाशक का प्रयोग अपनी फसल में कर रहे हैं तो उस समय उनको एक तो सावधानी ये होती है कि वो रसायन के प्रयोग के पहले क्या सावधानी बरतें और प्रयोग के दौरान क्या सावधानी बरतें और उसके बाद जो है प्रयोग करने के बाद जो है क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। 3 भाग में बटा हुआ जी, है। जी। तो पहले वाला भाग पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जब किसान भाई, एक तो सबसे पहला है कि जब भी आवश्यकता हो किसी फसल में उसी समय ही किसान रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशकों का अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए। और वो जिस रोग या जिस बीमारी के लिए जो रसायन कीटनाशक संस्तुत हो उसी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। और ये जो हमारे कीटनाशक होते हैं इनका प्रयोग करने से पहले जो है ये देख लेना चाहिए डिब्बे पर किसान भाई को कि वो जो कीटनाशक है उस रोग या बीमारी के लिए संस्तुत है कि नहीं है। तो मतलब अलग अलग बीमारी और अलग अलग रोग के हिसाब से कीटनाशक आते हैं? हाँ, कीटनाशक अलग अलग रोग से अलग अलग बीमारी के होते हैं। और किसान भाई जब अपना खरीदने जाएं तो उस पर देख लें कि जो है उस बीमारी के लिए एक हमारा कीटनाशक है और उसमें देख लें कि ये जो हमारा कीटनाशक है इसकी निर्माण तिथि क्या है, इसके अंतिम प्रयोग तिथि क्या है, ताकि जो रसायन आप खरीद रहे हो वो पुराना न हो, उनको नया रसायन ले और ताकि उसका प्रयोग करें तो उनका जो परिणाम जो है अच्छा आएगा। आर्थिक क्षति क्या होती है इसमें कीटनाशक? हाँ, किसान भाई जब कीटनाशकों का प्रयोग करें तो आर्थिक क्षति स्तर के ऊपर अगर उनका रोग या कीड़े की सघनता हो रही है आर्थिक क्षति स्तर के ऊपर, उस समय रसायनों का प्रयोग
करना चाहिए। आर्थिक क्षति स्तर होता है कि हमारा रोग या जो कीड़े की सघनता है जब उसके ऊपर बढ़ती है तब वो जो हमारा आर्थिक रूप से नुकसान होता है। तो रसायनों का जो प्रयोग संस्तुत है वो कीटनाशकों का उसी आर्थिक क्षति स्तर के ऊपर पहुंचने पर ही करना चाहिए। अच्छा, लगभग कितनी लागत लगती है किसान भाइयों की कीटनाशक का छिड़काव करने में फसल पर? देखिए, कीटनाशक का छिड़काव करने में जहाँ तक लागत की बात है तो उसमें एक तो उस पर निर्भर करता है कि जो आपकी दवा जो है रसायन है कि कितने कीमत का है, और उसमें जो आपके आदमी लग रहे हैं वो उस पर निर्भर करती है, और तो उसके हिसाब से लागत आपकी बनती है। अच्छा, तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आता है कि जब किसान भाई बाजार जाते हैं कीटनाशक खरीदते हैं तो ये कैसे पहचाने कि कौन सी फसल के लिए कौन सा कीटनाशक खरीदा जाए? क्या ऐसी कोई अलग पहचान होती है? कीटनाशकों के विषाक्तता के हिसाब से उसमें बना होता है, एक तिकोना बना होता है आकार का, और उसमें 4 प्रकार के रंगों से वो रंगा होता है। उससे पता चलता है, किसान भाई उससे जान सकते हैं कि कौन सा रसायन कितना विषाक्त है। जो लाल एक होता है, लाल रंग का तिकोना होता है, वो सबसे ज्यादा विषैला रसायन होता है। उसके बाद पीले रंग का होता है, उसके बाद कम विषैला होता है, और एक नीले रंग का होता है वो और कम विषैला होता है, और जो एक सबसे हरे रंग का होता है वो सबसे कम विषैला रसायन होता है। तो किसान भाई जब जाए तो ये देखें इनको, और प्रयास ये करें कि जो हरे रंग का रसायन हो वो अगर उपलब्ध हो तो सबसे पहले उसके प्रयोग में वरीयता देनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो है वो नहीं तो अगर बहुत लाल रंग वाला करेंगे तो वो जो है मनुष्यों के लिए या जीवों के लिए तो बहुत नुकसानदायक होता है। तो इसलिए हरे रंग वाले रसायन को जो है वरीयता देनी चाहिए। अच्छा, अभी आपने 4 रंग बताए, लाल, पीला, नीला और हरा, तो कौन सी फसल में कौन से रंग का कीटनाशक लाना चाहिए? देखिए, कीटनाशक हर फसल के लिए कुछ हरे रंग वाले हैं, कुछ लाल रंग वाले हैं, कुछ पीले रंग वाले हैं। तो उपलब्धता के हिसाब से हमारी वरीयता होनी चाहिए कि हम जो है हरे रंग की तरफ पहले जाएं। अगर हरे रंग हमारे पास उपलब्ध न हो तो उसी क्रम में हम नीला, पीला या लाल की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, तो कीटनाशक खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? क्योंकि जब किसान भाई जाते हैं खरीदते समय तो कई सारी चीजें आ जाती हैं सामने, कई सारे कीटनाशक आ जाते हैं सामने, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पहचान पाना कि कौन सा कीटनाशक हमारी फसल के लिए सही है। तो क्या क्या बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? हर बीमारी या हर रोग के लिए को कीटनाशक जो है वो संस्तुत है। किसान भाई जो संस्तुत कीटनाशक है उस बीमारी या रोग के लिए वो देख करके उसी को उनको खरीदना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, तो इसका रख रखाव कैसा रखा जाए कीटनाशकों का, कि कैसे किया जाए, कैसे रखा जाए ला करके? कीटनाशक का रख रखाव हमेशा साफ सुथरे स्थान पर करना चाहिए और ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ की बच्चों या जानवरों के पहुंच से दूर होना चाहिए, ताकि किसी तरह का जिस्म है उसका बच्चे या उसका जानवर उसको खा ले और कुछ समस्या न पैदा हो। अच्छा, तो ये एक समय में कितने कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं? आपने कई तरह के कीटनाशकों को बताया हमारे किसान भाइयों को, तो एक समय में कितने कीटनाशकों का प्रयोग एक फसल पर कर सकते हैं? एक समय में जैसे जो आपका रोग लगा फसल, किसान भाई उस रसायन का प्रयोग करें, और यदि समस्या फसल में 2 या 3 कीड़े बीमारियों की है तो कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना चाहिए कि एक रसायनों के प्रयोग में एक FIR का तरीका होता है। उसमें जैसे FIR का मतलब है पहले किसान भाई फफूंदीनाशक का प्रयोग करें, फंजीसाइड होता है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड कीटनाशक का प्रयोग करें, और उसके बाद जो है राइजोबियम, या इसका कहने का मतलब है कि जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। तो इस क्रम में प्रयोग करेंगे तो कीटनाशक का नुकसान भी नहीं होगा और फसल में अच्छा परिणाम आएगा। अच्छा, तो ये हो गई कीटनाशक के प्रयोग की पहले की बातें कि पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब कीटनाशक प्रयोग के दौरान हमारे किसान भाई क्या क्या सावधानियां बरतते हैं, आप ये बताइए। जब किसान भाई कीटनाशक प्रयोग करने जा रहे हैं तो उस समय सबसे पहले ध्यान दें कि उनका जो है अपना पूरा शरीर ढका होना चाहिए, वो पूरा, ताकि उसमें जो है किसी तरह से रसायन उनके संपर्क में न आने पावे जी। और उसको प्रयास ये करें कि जो हमारी मशीन है जिससे छिड़काव करने जा रहे हैं, किसी रक्षा यंत्र है, उसका भी पहले से देख लें कि कहीं उसमें कोई खराबी हो तो उसके भी मरम्मत करके ठीक कर लें, ताकि उनको छिड़काव करते समय किसी तरह की समस्या न उत्पन्न हो। और उसमें जब किसान भाई प्रयोग करें तो देख लें कि जो संस्तुत मात्रा में पानी की आवश्यकता है उस पानी को रसायन में मिलाकर प्रयोग करें, और मिलाते समय ध्यान दे लें कि उसको जो मिलाएं तो किसी सूखे लकड़ी के जो डंडे से मिलाकर हिलाकर उसको प्रयोग करें।
किसी लोहे के या किसी और धातु के उससे मिलाना, क्योंकि वो नुकसान कर सकता है। अच्छा। इसके अलावा किसान भाई ये भी ध्यान दें कि जो पानी की मात्रा है उस पर जरूर ध्यान दें कि उसको जितनी पानी की आवश्यकता हो उतना ही पानी मिलाएं। कम या ज्यादा होने पर या तो उसका सही ढंग से दवा काम नहीं करेगी या आपका पूरा छिड़काव नहीं हो पाएगा। छिड़काव के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जब किसान भाई अपने रसायन का प्रयोग कर ले तो एक चीज और सावधानी रखना चाहिए किसान भाइयों को कि जो रसायन का प्रयोग कर रहे हैं तो जो है उनका करने के बाद जो है जो आपकी मशीन है उसको अच्छी तरह से धुल करके, या जो उसमें बर्तन वगैरह प्रयोग कर रहे हैं सब उसको अच्छी तरह से धुल करके उसका रख देना चाहिए। और कपड़े जो आप पहन के प्रयोग कर रहे हैं उसको सब निकाल करके अच्छी तरह से साबुन से नहा करके धो लेना चाहिए ताकि संपर्क नहीं आना चाहिए। और उसके बाद ही आपको कुछ खाना पीना करना चाहिए। अच्छा, छिड़काव के कितनी देर बाद तक हमारी फसल के आसपास से कोई जानवर या फिर कोई मानव ना गुजरे कि उसको हानि ना पहुंचे, तो कितना समय होता है वो? क्योंकि हम जब किसी फसल में रसायन का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो उस पर चारों तरफ वो रसायन फैला हुआ होता है, तो उस समय आवश्यक है कम से कम 4 से 5 घंटे तक उसमें कोई आदमी या कोई जानवर उस फसल में न जाने पावे ताकि वो सुरक्षित रहे, कोई उसको नुकसान न हो। हमने घोल बना लिया, अब अगर दवा बच जाती है तो वो नुकसान होता है, तो क्या करें कि उस दवा को हम संभाल कर रखें ताकि आगे भी उसका इस्तेमाल कर सकें? एक तो जैसे कि आपने घोल बना लिया और तो जैसा कि घोल जो है उसी मात्रा में होना चाहिए जितना का आवश्यक हो। यदि आपका घोल बच गया किसी कारण से तो उस घोल को कहीं वहीं खेत में ही सुरक्षित जगह पर बगल में उसको गिरा कर नष्ट कर देना चाहिए। और दूसरा जो आपके डिब्बे हैं खाली हो गए हों, उन डिब्बों को भी कहीं ऐसे जगह तुरंत सड़क पे या कहीं आम जगह पर नहीं फेंक देना चाहिए। बहुत अच्छा होगा कि उसको आप 2 फीट जमीन नीचे गाड़ दें, या कहीं पानी भी नहीं फेंक देना चाहिए, जल स्रोत हो, तालाब हो, वो भी नुकसान, कुछ मछलियां होती नुकसान कर सकता है। तो ये सब सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपका रसायन बच गया डिब्बे में जिसमें आपने प्रयोग किया, कुछ रसायन बच गया है जो आप खरीद कर लाए हैं, तो उसका भी रख रखाव अच्छे ढंग से करना चाहिए। उसको ले जाकर के कहीं सुरक्षित जगह अपने घर में रख देना चाहिए ताकि कोई जानवर या आपके घर में बच्चे होंगे उसके संपर्क में ना आने पावे और कोई नुकसान न हो। अच्छा, इसी प्रकाश में अगर कोई और विशेष बात आप हमारे किसान भाइयों से कहना चाहें? जैसे आप रसायन किसी को आप इतनी सावधानी किसान भाई बरते हैं सब जो बताया गया है, उसके बाद भी अगर किसी तरह से किसी रक्षा रसायनों के चपेट में आ जाते हैं और तो उनको 2-1 बातों का ध्यान देना जरूरी है। देखिए, आप कोई अगर मान लीजिए रसायन का असर हो गया है, कोई उसमें सांस लेने में सांस के माध्यम से जो है पहुंच गया है शरीर के अंदर, तो उस आदमी को ले जा करके पहले स्वच्छ स्थान पर जहां खुली हवा में रखना चाहिए ताकि उसको शुद्ध हवा मिल सके और उसके रसायनों का प्रयोग कम हो सके। दूसरा, यदि कहीं किसी वजह से उसके मुंह में चला गया हो, रसायन पेट में चला गया हो मुंह के माध्यम से, तो वहां पर जो है किसान भाई को कराना चाहिए कि जो है उसको 1 गिलास गुनगुना पानी लेकर के उसमें 2 चम्मच नमक डालकर मिलाकर उसको पिलाना चाहिए। पिलाने बाद उल्टी करना चाहिए ताकि जो रसायन आपका कीटनाशक पेट में गया है वो निकल आवे। ये सब मतलब प्राथमिक उपचार के तौर पर करना चाहिए। यदि इसके बाद भी नहीं हो पाता है, उसको कि समस्या नहीं समाधान हो पाता है, तो उसको तुरंत ले जाकर के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और जब डॉक्टर के पास ले जाए तो ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस दवा का प्रयोग किए हैं उस डिब्बे को भी ले जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और इतनी विशेष बातें हमारे किसान भाइयों को बताने के लिए। तो किसान भाइयों, ये था आज का हमारा कृषि दर्शन का अंक। आगे भी हम इसी तरह नई नई जानकारियों के साथ आते रहेंगे और आपके लिए खेती और किसानी को और भी आसान बनाते रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।